नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो अजयनं नमो लोये सवसाहुणं यस्सोपंच नमोकारो सर्वभावपणास्नो मंगलानां च सर्वस्यं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान के महासागर है। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। अभी से सादर जय चिरंजीव। लास्ट क्लास में हमने गुणस्थान वाइज देखा था कितनी कितनी प्रकृतियों का कब कब मतलब कौन कौन से गुणस्थान में नियमा है और किसमें उन प्रकृतियों की कितनी प्रकृतियों की भजना है। तो गुणस्थान वाइज जब हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले फर्स्ट गुणस्थान की जब बात करेंगे तो सत्ता में टोटल प्रकृतियां कितनी होती हैं? 148। 148 में से कंपलसरी बात यह है कि हाँ ठीक है, 148 में से जो तीर्थंकर, आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नामकर्म, ये 5 प्रकृति सभी जीवों को हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये 5 प्रकृति ऑलवेज एंड ऑलवेज किस में रहती है? भजना में ही रहती है। मतलब हर जीव को हो ऐसे, हर जीव में इसकी सत्ता हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। ये उसके बाद फिर बताया है कि जो तीर्थंकर नामकर्म है, अगर ये सत्ता में है तो तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला जीव सेकंड और थर्ड गुणस्थान में कंपलसरी जाता ही नहीं है। तो सेकंड और थर्ड गुणस्थान में वो सत्ता के ही अयोग्य हो जाते हैं। ये गुणस्थान किसकी सत्ता के? तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता के। ठीक, उसके बाद फिर बताया है कि 4 आयुष्य हैं। 4 आयुष्य की सारे के सारे आयुष्य की सत्ता हमेशा हो ऐसा कभी नहीं होता। एक जीव में मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 की सत्ता रहती ही रहती है आयुष्य कर्म की, लेकिन 4 आयुष्य की सत्ता हो ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए 4 आयुष्य को भजना में डाला जाता है। ठीक है, सत्ता की अपेक्षा यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद फिर हमें पता है कि सत्ता की अगर बात होती है तो सत्ता से हटा दिया जाता है, कुछ प्रकृतियों को टेम्पररीली हटा दिया जाता है। एक तो होता है विसंयोजना, एक होता है उद्वलना, और सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क की होती है और वो सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा होती है। और उद्वलना जो होती है, उद्वलना योग्य प्रकृतियां जितनी हमने देखी थी, उन उद्वलना योग्य प्रकृतियों का सिर्फ फर्स्ट गुण स्थानवर्ती जीव ही उद्वलना करता है। ठीक है, तो ये बात सत्ता रिलेटेड हो गई। अब जब हम गुणस्थान की बात करेंगे, टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं। तो अभी पहले अभी गुणस्थान में एक मिनट, एक मिनट, उद्वलना वापस एक बार बोलिए पॉइंट उद्वलना का। उद्वलना सिर्फ फर्स्ट गुणस्थान वाला जीव ही करता है। जिन भी प्रकृतियों की उद्वलना हमने देखी है, देव द्वेक, नरक द्वेक, वैकरी, चतुष्क वगैरह वगैरह, तो उद्वलना सिर्फ कौन करेगा? उद्वलना करने वाला जीव एकेंद्री फर्स्ट ही होता है। मतलब एकेंद्री और फर्स्ट गुणस्थान वाला जीव होता है। देख ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे तो देख नानू करता है, देख बीच में इधर एक देख, मिनट। देख इधर देख, सुन। ठीक है, ये फर्स्ट गुणस्थान है। फर्स्ट गुणस्थान में सत्ता योग्य प्रकृति कितनी होंगी? सत्ता योग्य प्रकृति होंगी 148, क्योंकि पहले गुणस्थान में सभी की सत्ता संभव है। सभी की सत्ता वाले जितनी 148 प्रकृति हैं, सभी की सत्ता से युक्त जीव फर्स्ट गुण स्थान में पाया जा सकता है। अब नियमा कितने की होगी और भजना कितने की होगी? तो बताया है कि जो भी भजना है, मतलब सत्ता हो भी सकती है फर्स्ट गुण स्थानवर्ती जीवों में, उन प्रकृति की सत्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों केस जब आ जाते हैं तो वो भजना कहलाता है। अब जब ये दोनों केस आते हैं तो सबसे पहली बात तो हमने देखा है कि 4 आयुष्य की हमेशा ही भजना मानना, क्योंकि 4 आयुष एक साथ सत्ता में नहीं हो सकती। और जो भी 2 भी होंगी तो 2 भी फिक्स्ड नहीं होता कि फर्स्ट गुण स्थान में ये 2 की ही सत्ता कंपलसरी हो, ऐसा भी फिक्स्ड नहीं होता। कोई भी आयुष्य की सत्ता वाले फर्स्ट गुण स्थान में आ सकते हैं। फिर इसके बाद ठीक है, तीर्थंकर की सेकंड थर्ड में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट गुण, हाँ, जो ये 5 प्रकृति हैं उनको लिख लेते हैं पहले कि ये हर जीव में नहीं होती, इसीलिए इसकी सत्ता से रहित वाले जीव भी हमें मिल जाते हैं। आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नामकर्म। ठीक है,
अब उद्वलना वाली देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट गुण स्थान की बात कर रहे हैं। तो उद्वलना वाली प्रकृति क्या होंगी? तो उद्वलना होता है देव द्विक का, नरक द्विक का, वैक्रिय चतुष्क का, ठीक है। और ये हो गया देव द्विक, नरक द्विक। और अगर तेजस का एक वायु का एक जीव है तो वो उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक, इसकी भी उद्वलना करते हैं। अब क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि अवस्था है, मिथ्या दृष्टि अवस्था में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक वेदनी की सत्ता भी उद्वलना योग्य होती है, क्योंकि अगर पल का संकेतन भाग काल प्रमाण प्रमाण काल तक अगर जीव मिथ्या दृष्टि में रहा तो वो सम्यक वेदनी की और फिर उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता से भी रहित हो जाता है। इसीलिए सत्ता होना नहीं होना का पॉइंट हो सकता है। और दूसरी बात है कि फर्स्ट गुण स्थान में इसकी सत्ता सिर्फ उन्हीं की होगी जिनके पास 28 की सत्ता है, 28 या 27। और जो अनादिकाल से 28 की सत्ता बनाए ही नहीं है, मतलब 26 की सत्ता वाले हैं, उनके पास तो ये दोनों प्रकृति होती ही नहीं है। इस अपेक्षा से ये प्रकृति कितनी हो गई? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये 22 प्रकृतियों की क्या हो गई? भजना हो गई। अब ये 22 प्रकृति अगर भजना में है, टोटल सत्ता योगी प्रकृति 148 है, तो इसमें से 22 माइनस कर देने पर हमको 126 प्रकृति मिलती है जो नियमा है। कोई भी जीव हो उनमें ये मतलब उनमें ये प्रकृतियां कंपलसरी पाई जाती हैं, उनके सत्ता में होगी ही होगी फर्स्ट गुण स्थान में अगर वो जीव है तो। ठीक है, ये 126 प्रकृति क्या है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। ये सबको छोड़कर बाकी सब है। ठीक है, अब सेकेंड गुण स्थान की बात करते हैं। अच्छा, इसको अभी नहीं रख करें। सेकेंड गुण स्थान की जब बात करेंगे ना, तो सेकेंड गुण स्थान में क्या देखना है? कंपलसरी ही हमने बोल दिया है कि सेकेंड और थर्ड गुण स्थान में, इन दोनों गुण स्थान में कंपलसरी सत्ता एक होता है, सत्ता के अयोग्य गुण स्थान। ठीक है, ये है सत्ता के योग्य गुण स्थान। तो सत्ता के अयोग्य जो गुण स्थान है यहाँ पर, उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा था फर्स्ट गुण स्थान में। लेकिन जब सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो सत्ता के अयोग्य गुण स्थान नहीं, सॉरी, सत्ता की अयोग्य प्रकृतियां जो होती हैं, तो ये विशेष ज्ञातव्य में लिखा है। बाकी अच्छा, सत्ता के अयोग्य की टेबल नहीं दी हुई है ना, सत्ता के अयोग्य गुण स्थान है, विशेष ज्ञातव्य में इस बात को लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसा नाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी था नहीं। अब सेकंड और थर्ड में क्या बता दिया कि सेकंड और थर्ड में तीर्थंकर की सत्ता रहती ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव सेकंड थर्ड में जाता ही नहीं है। तो सत्ता योगी प्रकृतियां कितनी होगी? तो 148 में से ये एक प्रकृति माइनस कर देंगे तो कितना बची? 147 प्रकृति दोनों में सत्ता योग्य हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नियमा और भजना की। अब जब भजना की बात करेंगे ना, तो भजना में क्या देखना हमको कि उद्वलना जो है वो सेकंड गुण स्थान में नहीं, मतलब सेकंड गुण स्थान वाला जो जीव है वो उन जो उद्वलना योगी जो प्रकृतियां थी उनकी सत्ता से रहित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। सेकंड गुण स्थान में अगर वो जीव है तो उनकी सत्ता रह सकती है। ठीक है, अब उसमें क्या है? सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी ये दोनों की सत्ता अगर है तो ही वो जीव साधारण सम्यक दृष्टि बन सकता है, सेकंड गुण स्थान की अगर बात करें तो सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी को हम भजना से हटा के नियमा में डाल देते हैं। ठीक है, ये 126 है, इसमें हम प्लस क्या करते जा रहे हैं? सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। हेलो ठीक है, दीदी, ये ये पॉइंट हुआ। नहीं समझा। दीदी ये पॉइंट नहीं समझा, वापस समझा ही ना। हाँ, एक बार, जो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है ना, इसको हमने क्या लिया था कि फर्स्ट गुण स्थान वाला जो जीव है वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकता है, अभव सिद्धिक जीव भी हो सकता है, या फिर उद्वलना करने वाला जीव भी हो सकता है। उसके पास सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता नहीं हो सकती, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने उसको भजना में डाल दिया।
जिनने उद्वलना नहीं करी, जो अभी अभी सम्यक दृष्टि अवस्था से आए हैं मिथ्यात्व में, उनके पास सत्ता होगी। और जिनके पास उद्वलना कर दी या फिर अनादि मिथ्या दृष्टि वगैरह है तो सत्ता नहीं होगी। होना नहीं होना तो हमने भजना में डाला था। लेकिन जो भी सेकंड गुणस्थानवर्ती जीव है, सेकंड गुणस्थान में जीव कहाँ से आता है? या तो प्रथमोपशम से आता है या द्वितीयोपशम से आता है। और जो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम वाली अंतर्मूर्त की जो स्थिति होती है, जो अवस्था है, उस अवस्था में जीव के पास सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता कंपलसरी होगी। तभी वो जीव फिर मतलब द्वितीयोपशम में है। द्वितीयोपशम वाला कौन बनता है? शयोपशमिक वाला ही द्वितीयोपशम बनता है। उसमें उसके सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की उपशम की अवस्था होती है। प्रथमोपशम वाले के पास भी उपशम की अवस्था होती है। उपशम की अवस्था है मतलब सत्ता, और वो सेकंड गुण स्थान में आ रहा है तो सेकंड गुण स्थान में भी D3 की क्या होती है? उपशम अवस्था होती है। तो उसके पास सत्ता में कंपलसरी रहेगी, क्योंकि उपशम अवस्था बताई है, क्षय की अवस्था नहीं बताई D3 की। ठीक है, तो सेकंड गुण स्थान में इनकी नियमा डाल देंगे उसको भजना से हटा के। फिर बात करते हैं कि ये जो उद्वलना योग्य प्रकृतियां हैं देव द्विक, ये जो भव स्वभाव से उद्वलना होती है, तो भव स्वभाव से एकेंद्रीय जीव इतने लंबे टाइम तक, पल का संकेतन भाग लंबे टाइम तक जब एकेंद्रीय में रहते हैं, तब तक उनका सासदन सम्यक दृष्टि अवस्था सेकंड गुण स्थान संभव ही नहीं है। कंपलसरी मिथ्या दृष्टि बन गए होते हैं। तो ये जितनी भी प्रकृतियां बताई है, अगर कोई जीव सेकंड गुण स्थान में है तो मनुष्य द्विक की उद्वलना नहीं किया हुआ है, उच्च गोत्र की उद्वलना नहीं किया हुआ है, वक्री चतुष्क नरक द्विक और देव द्विक, इनकी उद्वलना उसने की हुई है ऐसा नहीं है। इनकी सत्ता उसके पास कंपलसरी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये सारी कितनी प्रकृति हो गई थी उनको हम इसमें ऐड कर लेंगे कंपलसरी में। ये हो गई थी देव द्विक, मनुष्य द्विक, नरक द्विक, 6 तो ये हो गई। उसके बाद उच्च गोत्र 7 और वक्री चतुष्क 7 और 4 13 प्रकृति। तो ये 13 प्रकृति को हमने ऐड कर दिया। 6 7 8 9 10 11 होंगी ना, 7 + 4 समझ 11 होती है। ठीक समझ है, में नहीं आया अनुश्री जी। क्या समझ में आया? आप कोशिश करिए एक बार, आपके जो डाउट रहे वो कोशिश करिए तो आपको क्लियर होगा। देखिए क्या देखा था हमने, यहाँ की जो प्रकृति थी जिसको हम भजना से हटा रहे, भजना में डाला क्यों था? क्योंकि वो उद्वलना कर देते हैं। उद्वलना कर दिया तो सत्ता में नहीं होगा, उद्वलना नहीं करा तो सत्ता में होगा, तो हमने भजना में डाला था। पर क्या सेकंड गुण स्थान वाला उद्वलना करता है? नहीं प्लीज रेस्पॉन्स नहीं करिए। करता, नहीं करता। करता। अगर वो उद्वलना नहीं करता तो फिर उसकी भजना क्यों होगी? भजना में सिर्फ और सिर्फ उद्वलना की रीजन से प्रकृतियां उस टेबल में गई थी। लेकिन जब उद्वलना करता ही नहीं है सेकंड गुण स्थान में तो उसको नियमा में डाल देंगे। अभी क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, तो ये 11 प्रकृति हमने इसमें नियमा में डाल दी। उसके अलावा 4 आयुष्य, आहारक चतुष्क, तीर्थंकर, ये इसकी सत्ता सबके पास होती नहीं है। 4 आयुष्य की हमेशा सत्ता रहती ही नहीं है। तो कुल मिला के ये प्रकृति जो यहाँ पे 22 थी उसमें से हमने 11 और 2 13 प्रकृति माइनस कर दी। तो हमारे पास कितनी बची? 8 प्रकृति, 9 प्रकृति। ठीक है, ये 9 प्रकृति हो गई भजना में। और फिर यहाँ पे 126 में, तो शंकर नामकरण की सत्ता होती नहीं है ना इनकी, तो 8 की संरचना रहेगी ना। सॉरी, हाँ ठीक है, तीर्थंकर यहीं पे ही कट हो गया, तो तीर्थंकर को अयोग्य में ही डाल दिया था, इसीलिए उसको यहाँ पे भी हटा देंगे। तो फिर ये 8 हो गए। ठीक है, और ये हो गई यहाँ पे +13 कर दिया, तो ये प्रकृति टोटल कितनी हो जाएंगी? 126 + 13 करने पे 139 प्रकृति हो गई। ठीक है, यहाँ पे थी 22, यहाँ पे आ गई 8। ठीक है, अब जो हमने सेकंड की बात करी है वैसी की वैसी थर्ड की बात करना। ठीक है, अब थर्ड में क्या अंतर रहेगा? तो थर्ड में अंतर ये रहेगा कि जो थर्ड गुणस्थान वाला है वो थर्ड गुणस्थान वाला जीव, अब कौन कौन सा हो सकता है? थर्ड गुणस्थान में कहाँ से आते हैं? या तो फर्स्ट में से आ रहे होंगे या फिर फोर्थ में से आ रहे होंगे। ठीक है, और फिफ्थ में से भी तो आ सकते हैं, सिक्स्थ में से भी तो आ ही 1 सकते 4 हैं। 5 6। आ सकते हैं। आ सकते हैं, उसमें जा नहीं सकते लेकिन वहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो
इसमें जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें तो चलो मिथ्या दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि के पास A4 की सत्ता कंपलसरी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर क्षयिक जीव है तो वो थर्ड में आएगा ही नहीं, यहाँ पे आने वाला हमको देखना है। क्षयोपशमिक है वो आ सकता है, ठीक है, और द्वितीयोपशम वाला आ सकता है, प्रथमोपशम वाला आ सकता है। हो सकता है। अब द्वितीयोपशम प्रथमोपशम के पास A4 की सत्ता होती है, उसका क्या होता है उस अवस्था में? क्षयोपशम होता है, ठीक है। और इन द्वितीयोपशम के पास A4 की सत्ता का कंपलसरी क्षय रहता है, उसके पास कंपलसरी सत्ता नहीं होती। और क्षयोपशमिक दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला जिसके पास A4 की सत्ता होगी, और एक होता है विसंयोजक जिसके पास A4 की सत्ता नहीं होगी। तो A4 में आ सकता है, A4 की सत्ता से रहित जीव भी थर्ड में आ सकता है, इसीलिए A4 की सत्ता की भजना यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब जैसी बात हमने इसमें करी थी, उद्वलना रिलेटेड प्रकृतियां हमने हटाई थी, सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी को हमने नियमा में लिया था, तो ऐसे ही अवस्था मतलब ऐसे ही सारी जो भी कंडीशंस है वो इसमें आ जाएगी। और प्लस एक बात ये जुड़ गई कि जो A4 है उसकी सत्ता सहित वाला जीव भी आ सकता है थर्ड में, और सत्ता से रहित वाला जीव भी थर्ड में आ सकता है, इसीलिए A4 को हमने भजना में डाल दिया। अगर यहाँ पर भजना में डाला है तो फिर नियमा में से उसको हटाना पड़ेगा, तो नियमा में से हटाएंगे तो 139 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 135 बचेंगे, और यहाँ पे 8 में से +4 कर देंगे भजना में तो यहाँ पर 12 बचेंगे। सत्ता योग्य 147 ही रहेंगे, तीर्थंकर नहीं रहेगा। अभी क्लियर हुआ? हमने 12 क्यों लिया भजना में? क्योंकि 8 प्रकृति तो ऊपर वाली है, कौन सी है? 4 तो आयुष है और 4 आहारक चतुष्क है, ठीक है, तीर्थंकर को नहीं लिया। और उसके अलावा क्या है, A4 की सत्ता वाला भी हो सकता है, सत्ता से रहित भी हो सकता है, थर्ड गुण स्थान में आया हुआ। क्लियर है थर्ड गुण स्थान का? फोर्थ गुण स्थान का देख लेते हैं। अब फोर्थ गुण स्थान है, यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि तीर्थंकर नामकरण का बंध फोर्थ गुण स्थान से स्टार्ट होता है, तो उसकी सत्ता तो ऑफ कोर्स होगी ही होगी फोर्थ एंड अबव में। जब यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हमको वो +1 करना ही पड़ेगा जो हमने माइनस कर दिया था उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी ये प्रकृति है उनमें हम क्या डाल देते हैं, +1 कर देंगे। मतलब ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं, प्लस क्या क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। तीर्थंकर को हमने प्लस कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ गुणस्थान वाले जीव कौन कौन से हो सकते हैं। क्षयिक हो सकता है, क्षयोपशमिक हो सकता है, द्वितीयोपशम वाला हो सकता है, प्रथमोपशम वाला हो सकता है। और कोई अवस्था हो सकती है क्या? शासोदन तो 4 ही शासोदन तो संशोधन दूसरे तो में ही होगा रहता ही है। नहीं फोर्थ। शाश्वतन नहीं होगा। यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो A4 की सत्ता वाला भी हो सकता है, और विसंयोजक हो तो A4 की सत्ता से रहित वाला भी हो सकता है, ठीक है। और कोई कंडीशन हो सकती है क्या इसमें फोर्थ गुण स्थान में? नहीं। नहीं हो सकती, ठीक है। मिथ्या दृष्टि तो हो गई नहीं ना, ठीक है। ये हुआ। अभी मतलब देखो, जब भी कंडीशंस आपको देखनी रहे तो ध्यान में रखना 7 बातें हमारे पास जो हमने गति आगति मार्गणा में भी देखी थी। 4 तो यही हो जाएंगी, उसके अलावा क्या रहता है, मिथ्यात्व रहता है, शासदन रहता है, और सम्यक और मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व रहता है। तो ये 3 की बात हमने अलग से करी, और फोर्थ में ये चारों टाइप के पाए जा सकते हैं। अब ये चारों में सत्ता सहित वाला, सत्ता रहित वाला जीव हमने यहाँ पर ही देख लिया था। यहाँ पे और एक बार खुला करके सबको लिख लेते हैं कि 148 में भजना वाले कौन कौन से हैं। 4 आयु होगी, आहारक चतुष्क होगी, तीर्थंकर की सत्ता भी सबके पास नहीं होती, जिनके पास है उनमें होगी, जिनके नहीं है उनकी नहीं होगी, 10 ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये हो गई 9। उसके बाद सम्यक फिर अनंतानुबंधी चतुष्क, सम्यक वेदनी वगैरह नहीं लेते, एक बार जो चल रहा है ना वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो वहां पे हमने किस अपेक्षा से हटाया था, उद्वलना की अपेक्षा से हटाया था फर्स्ट गुण स्थान में, उसकी बात अभी नहीं हुई है। 4 आयुष्य यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हाँ, 4 आयुष, आहारक चतुष्क, तीर्थंकर, इनकी सत्ता सभी जीवों में, मतलब इसकी तो रहती नहीं है, इसकी सभी में नहीं पाई जा सकती। उसके बाद फिर A4 की सत्ता वाला भी होता है, सत्ता से रहित भी होता है, तो A4 को भी काई में डाल दो, भजना में डाल दो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो बताया है कि जो शायिक सम्यक्त्वी है उसके पास कौन सी सत्ता होगी, कौन सी नहीं होगी। D3 जैसे A4 की तो हमने बात कर ली है, A4 और D3 और A4, तो A4 की सत्ता से रहित है, D3 की सत्ता से भी रहित है। ठीक है, द्वितीय ऑप्शन में D3 की सत्ता होती है, A4 की सत्ता नहीं होती। प्रथम ऑप्शन में D3 की भी सत्ता होती है, A4 की भी सत्ता होती है। ये क्लियर हो गया। शायिक में D3 की और A4 दोनों की सत्ता नहीं होती, क्षयोपक्षमिक में A4 की सत्ता वाला होता भी है और A4 की सत्ता नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। D3 की सत्ता तो होती ही होती है। ठीक है, और ये D3 हो गया। अब क्या बता रहे हैं हमारे पास D3, A4 की चर्चा हमने कर ली कि सत्ता से रहित जीव भी मिल रहा है, सत्ता सहित जीव भी मिल रहा है। D3 की बात करें तो D3 से रहित जीव भी है, D3 सहित जीव भी है। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरी तरह से समझाऊं, इसको मिटा देते हैं एक बार। कोई प्रैक्टिकल समझना, फोर्थ गुणस्थानवर्ती कोई जीव है, फोर्थ गुणस्थानवर्ती दो जीव हैं। अब उन दोनों जीव में से एक तो शायिक सम्यक्त्वी जीव है और एक मान लो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव में सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता होगी क्या? हाँ हो गए। होगी। होगी। शायिक सम्यक्त्वी में होगी क्या? नहीं नहीं। होगी। दोनों ही फोर्थ गुण स्थान में, मतलब सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व और क्या बचा, मिथ्यात्व, इन तीनों प्रकृति की D3 की सत्ता वाला जीव भी मिलता है फोर्थ गुण स्थान में और सत्ता से रहित जीव भी मिलता है, तो इसीलिए इसकी क्या हो गई, भजना हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर आ, बाकी फिर अगर बात करें, अगर यहाँ पर भजना है तो नियमा में उसको हटा देंगे, नियमा में से। यहाँ पे तो ये बात अभी तक चली रही थी, 4 4 और ये 12 थे, यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ 135 थी, तो 135 में से कितनी हटाई हमने, 3 प्रकृति हटा दी। जिस जो नियमा में थी उन 3 प्रकृति को भजना में डाल दिया, तो ये हो गई नियमा में 132 प्रकृति, और भजना में कितनी है, 4 4 4 और 4, 16 प्रकृति। तो ठीक है, दर्शन 3 दोनों में लिया, नियमा में भी लिया, भजना में भी लिया। नियमा में से माइनस किया था और भजना में प्लस किया था। देखो यहाँ नियमा है, नियमा में से हम माइनस कर रहे हैं -3, तब जाके 132 आया, और यहाँ पे +3 करा तब जाके 15 आया, और प्लस तीर्थंकर भी करने पे 16 आया। क्लियर हुआ? यहाँ माइनस किया है, यहाँ पे प्लस किया है, तो 132 और यहाँ पे 16। अब फिफ्थ गुण स्थान, फिफ्थ गुण स्थान है, फिफ्थ गुण स्थान में जो भी शायिक है, शायोपशमिक है, इसमें भी सत्ता योग्य पूरी तीर्थंकर वाला भी हो सकता है, आहारक की सत्ता वाला भी हो सकता है, शायिक, शायोपशमिक, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम सब हो सकता है। तो इसमें और फिर आयुष्य कितनी होंगी, तो फिफ्थ गुण स्थान तक कितनी आयुष्य वाला हो सकता है, नरक आयु और मनुष्य आयु बुद्धिमान आयु की अपेक्षा। और बद्धिमान, तो बद्धिमान में नरक आयु वाला भी हो सकता है, मैंने क्या बोला अभी, बुद्धिमान, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु बोला ना, और बद्धिमान में नरक आयु वाला भी हो सकता है, देव आयु वाला भी हो सकता है फिफ्थ गुण स्थान में, फोर्थ गुण स्थान में। फोर्थ तक तो चलो ठीक है, चारों आयुष्य वाले रह सकते हैं बुद्धिमान में, लेकिन बद्धिमान में जब बात करेंगे फिफ्थ गुण स्थान में, तो बद्धिमान सिर्फ बुद्धिमान सिर्फ 2 आयुष्य ही होंगी, बद्धिमान चारों हो सकती हैं। इस अपेक्षा से चारों आयुष्य की सत्ता वाला इसमें पाया जा सकता है। ठीक है, अब उसमें भी नियमा भजना का सेम कंडीशन है, कुछ भी विशेष डिफरेंस नहीं है, उसमें भी विसंयोजक पाया जा सकता है, द्वितीयोपशम, शायिक, क्षयोपशमिक, कुछ भी पाया जा सकता है। जब सिक्स्थ गुण स्थान की बात करते हैं, तो सिक्स्थ गुण स्थान में बद्धिमान आयु क्या क्या हो सकती है, देव चारों ही हो आयु, सकती है। नरक आयु, बद्धिमान, बद्धिमान चारों ही हो सकती है, और भुज्यमान कितनी होंगी, 2, भुज्यमान छठे एक गुण स्थान में,
मनुष्य एक होगी, मनुष्य एक। होगी, एक ही होगी। भुज्यमान एक एक ही हो मनुष्य सकती है और बद्धिमान कितनी हो सकती है? बद्यमान नहीं बोलेंगे, बद्धायु बोलेंगे ना। बुद्धिमान हाँ भी तो एक ही होगी ना। वो बद्यमान नहीं बोलेंगे, बद्धायु बोलेंगे ना। ठीक है, बद्धायु कितनी होगी? बद्धायु चारों ही हो सकती हैं हाँ, और बद्धायु भुज्यमान आयु एक होगी। ठीक है, तो चारों आयुष्य की सत्ता हो सकती है, मतलब यहाँ पे भी सत्ता हम 148 की लिख सकते हैं। ठीक है, अब 148 की सत्ता में नियमा और भजना देख लेते हैं। 16 प्रकृति में क्या लिया था हमने, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। 4 तो आयुष्य ली थी, आहारक चतुष्क लिया था, तीर्थंकर नाम कर्म लिया था, अनंतानुबंधी चतुष्क लिया था और D3 लिया था। ठीक है, ये प्रकृतियों की वापस से नियमा और भजना, मतलब सॉरी, सत्ता होना और नहीं होना, मतलब भजना का केस यहाँ पर सेम हो रहा है। अब सेम तो हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इन सब की आयु, ये जैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन जब आयुष्य कर्म की बात करते हैं तो आयुष्य कर्म 6th गुण स्थान में आयुष्य कर्म की मतलब जो भुज्यमान आयु है वो क्या है? ओनली एंड ओनली मनुष्य आयु है, मनुष्य उसके आयु। पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो मनुष्य आयु वाला जीव वो तो सत्ता में होनी ही पड़ेगी कंपलसरी। नियमा। क्या कहलाएगा? छठा गुण स्थान वाला कहला सकते हैं। तो मनुष्य आयु 4 आयुष्य में से इसको हम 3 आयु बना दें और मनुष्य आयु को माइनस करने पर, यहाँ पर अगर यहाँ से माइनस की है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस मनुष्य आयु करने से 133 प्रकृतियों की नियमा हो जाएगी और ये 16 में से एक आयु कम कर देने से 15 की नियम भजना हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ। अभी 7th गुण स्थान वाला, 7th गुण स्थान वाला जीव अगर मतलब मनुष्य आयु वाला भुज्यमान आयु है, मनुष्य आयु ही होगी और बद्धायु है तो वो कौन सा बद्धायु हो सकता है? चारों ही हो सकते हैं। नरक आयु का बांधा हुआ जीव भी 7वें गुण स्थान को टच कर सकता है, तो 148 की पूरी सत्ता हो सकती है। और नियमा की मतलब कंपल्शन किसका है? मनुष्य आयु का, तो नियमा में 133 ही रहेगी और भजना में 15 प्रकृति ही रहेंगी। ठीक है, अब 8वें गुण स्थान की बात करते हैं। 8वें गुण स्थान है, 8वें गुण स्थान में 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, एक तो उपशमक होता है और एक शपक श्रेणी वाला जीव होता है। जो उपशमक श्रेणी वाला जीव है उसमें सत्ता खत्म नहीं होगी, शपक श्रेणी वाले जीव में सत्ता खत्म होगी। पर कौन से गुण स्थान से? 7वें गुण सत्ता स्थान के खत्म बाद। कौन से गुण स्थान से होती है? 8वें से होगी। 8वें गुण स्थान में खत्म होगी, 7वें गुण स्थान में नाइन्थ रहेगी। गुण शपथ स्थान श्रेणी, से बोल सकते हैं शपथ बाबा। श्रेणी वर्ती जीव, एक बार मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। शपथ श्रेणी वर्ती जीव कौन से गुण स्थान से सत्ता को हटाता जाता है? 9वें गुण गुण स्थान स्थान से। के अंतिम में। नवे गुण स्थान से। अंतिम समय नहीं बोला, नवे गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो उसके बाद ही वो सत्ता से मतलब सत्ता से हटाता जाता है, मध्यम आठ कषाय को, फिर उसके संख्या स्थिति घात पश्चात वगैरह वगैरह। पर 8वें गुण स्थान में सत्ता रहती है एज इट इज। ठीक है, अब मतलब रहती है, मतलब जो रहेगा उसमें विशेष कोई सत्ता क्षय नहीं हुआ है। जिस सत्ता से उसने श्रेणी का आरोहण किया है उसी सत्ता से वो 8वें गुण स्थान में पूरा रहता है। ठीक है, अब ये है कि 8वां गुण स्थान 2 तरह से देख लेते हैं। पहले हम 8, 9, 10 और 11 उपशमक श्रेणी का देख लेते हैं, फिर 8, 9, 10 और 12, 13, 14 की बात करेंगे शपक श्रेणी की। तो उपशमक श्रेणी का पहले पढ़ लेते हैं। उपशमक श्रेणी की अपेक्षा 8वें गुण स्थान में 8वां गुण स्थान वाला जीव सत्ता में क्या होगी? तो बताया है कि जब भी कोई जीव श्रेणी आरोहण करता है तो क्या उसके पास A4 की सत्ता होगी? नहीं होगी, 6 हो जाएगी। 4 की सत्ता ही नहीं होगी। नहीं होगी। क्षय हो, विसंयोजना हो, कुछ भी हो, क्षय क्या मतलब बात वही होता है अस्थाई क्षय, लेकिन सत्ता में नहीं होनी चाहिए। अगर शायिक सम्यक्त्वी है तो टोटल क्षय कर चुका है, अगर द्वितीय उपशम है तो विसंयोजक भी हो सकता है। ठीक है, तो A4 की सत्ता उसकी A4 की सत्ता नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करें कि श्रेणी का आरोहण करने वाला जीव कौन होगा? मनुष्य। इससे और अगर उसने आयुष्य बांधी हुई है, वर्तमान आयु तो मनुष्य होना कंपलसरी है, उसको तो हमने नियमा में डाल ही दिया है। अब जो बांधी हुई आयु है वो बद्धायु क्या होगी उसकी? देवायु। ओनली देवायु, तभी वो श्रेणी का आरोहण कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी जीव 8th गुण स्थान में है, उपशमक श्रेणी हो, शपक श्रेणी हो,
उपशमक की बात कर रहे हैं अभी, तो उपशमक श्रेणी वाले के पास नरक और तिर्यंश आयु तो सत्ता में होगी ही नहीं कंपलसरी। तो एक तो ये 4 माइनस हो गई और ये 2 माइनस हो गई, तो 148 में से 6 माइनस करने से 142 प्रकृतियां सत्ता योग्य बची। 8th गुण स्थान में 142 प्रकृति बची। ठीक है, अब ये है उपशमक वाले, उपशमक श्रेणी। अब यहाँ पे 142 हो गई। 142 मतलब हमने क्या हटा दी है, नरक आयु हटा दी है, नरक आयु हटा दी है, तिर्यंश आयु हटा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 4 आयु की बात कर रहे थे उसमें से हमने 3 आयु पे स्विच हो गए थे क्योंकि मनुष्य आयु को हमने नियमा में ले लिया था। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आयु क्या बची है, देवायु। सिर्फ देवायु बची है। ठीक है, भजना में एक ही आयुष्य बची है। उसके बाद फिर क्या बची थी, उसके बाद आहारक चतुष्क, तीर्थंकर नाम कर्म। ठीक है, और एक और चीज हमने इसमें क्या ली हुई थी, A4। A4 सत्ता वाला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 7वें गुण स्थान तक बोलते थे। पर जब वो 8वें में है तो वो कंपलसरी सत्ता से रहित हो जाने से A4 को भी हम भजना में से माइनस कर देंगे। तो कितनी प्रकृति बची है, दीदी D3 भी तो आएगा। हाँ एक D3 और बच गया। अब यहाँ पर जो उपशमक श्रेणी है, उपशमक श्रेणी वाला जीव द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी भी हो सकता है, शायिक सम्यक्त्वी भी हो सकता है। अगर वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी है तो उसके पास D3 की सत्ता होगी, शायिक सम्यक्त्वी है तो D3 की सत्ता नहीं होगी। तो होना नहीं होना मतलब भजना का केस आ गया, तो D3 की प्रकृति को भी भजना में डाल देंगे। तो कुल कितनी प्रकृति हो गई, 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकृति भजना में। 9 प्रकृति अगर भजना में है तो 142 माइनस 9 कर देने पर इसमें नियमा में कितनी प्रकृति बची, 133। 133। अब 133 यहाँ पर हमने जब इधर मतलब यहाँ के चेंजेस हुए हैं तो 133 इक्वल कैसे रही नियमा में, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं, जो 6 प्रकृति माइनस करी है वो हमने वो सारी कौन सी वाली थी, भजना वाली प्रकृति थी। तो भजना वाली कौन कौन सी प्रकृति थी, अनंतानुबंधी चतुष्क थी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके अलावा 2 आयुष्य थी, नरक आयु और तिर्यंश आयु। तो ये 6 प्रकृति हमने 6 भजना में से हटाई हैं, और अगर भजना में से माइनस करी तो हमने सत्ता योग्य में से भी माइनस कर दी, नियमा वाली एज इट इज रही। ठीक है, ये 9 तो प्रकृति मिल देंगे ना। भजना में। अब 9th गुण स्थान, 9th गुण स्थान वाला जो जीव है उसके सत्ता में वैसी की वैसी प्रकृति रहेंगी जो 8th वाले के थे, क्योंकि उपशमक श्रेणी है। उपशमक श्रेणी आरोहण कर लिया उसके बाद कोई भी प्रकृति का क्षय नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए उसके बाद वो पूरा उपशम श्रेणी का आरोहण करे, अवरोहण करके वापस 7वें से 6ठे में जाए, तब तक भी उसकी सत्ता वैसी की वैसी रहेगी। 8 9 10 11 उपशमक श्रेणी वाला। ठीक है, पूरी एज इट इज रहेगी। फिर शपक श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें से अब मैं आप लोगों को काउंटर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ कि कोई 7वां गुणस्थानवर्ती जीव है पर वो अभी उपशम श्रेणी का अवरोहण करके 7वें में आया है, उसके पास सत्ता कितने प्रकृतियों की होगी, 142। 7वें गुणस्थान में इन जनरल सत्ता कितनी हो सकती थी, 148। पर क्योंकि वो 148। उपशम श्रेणी का अवरोहण करके आया है तो उसमें जो 7वें गुण स्थान वाले की बात कर रहे हैं वो कौन होगा, वो जीव होगा द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी या फिर शायिक सम्यक्त्वी। ठीक है, अब द्वितीय उपशम और शायिक वाला होगा तो उसके पास अभी यहाँ पे जो टोटल 148 की सत्ता थी, इन दोनों के पास ही A4 की सत्ता नहीं होती, तो 148 में से 4 तो ये माइनस कर देंगे। और क्योंकि वो श्रेणी का अवरोहण करके आया है, इसका मतलब कंपलसरी उसके पास उस श्रेणी का आरोहण किया, मतलब नरक आयु और तिर्यंश आयु होगी ही नहीं सत्ता में। तो इस अपेक्षा से 142 की सत्ता ही 7th गुण स्थान में पाई जाएगी उस जीव के जो श्रेणी का अवरोहण करके आया है। ठीक है, ये ऐसा ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि 7th गुण स्थान है, 7th गुण स्थान में सत्ता योग्य कितनी है, इन जनरल 148 है, पर अगर वो जीव की कंडीशन दे दे कि वो अवरोहण करके आया हुआ है तो फिर 142 होंगी।
ठीक है, अगर वो शपथ श्रेणी का अवरोहण करके आया तो क्या शपथ चीज? श्रेणी का अवरोहण करके आया तो शपथ से अवरोहण अवरोहण होता होता है। ही नहीं शपथ है। से अवरोहण ही नहीं होता। ठीक है। अगर वो उपशमक श्रेणी का आरोहण ही नहीं किया लेकिन आरोहण करने के लिए वो 7वें गुण स्थान में है, फिर सत्ता कितनी होगी? 148। 133। 148। अभी उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण नहीं किया है, लेकिन उपशमक श्रेणी का आरोहण करने के लिए जो हजारों बार छठे सातवें में होता है, उसमें से वो 7वें गुण स्थान में है। उसके पास हाँ, सत्ता कितने की होगी? 148। फिर से सोचिए, नरक आयु और तिर्यंच आयु वाला है। 142 ही होगी। 142 ही होगी, क्योंकि उसको उपशमक श्रेणी आरोहण करना है। अब उपशमक श्रेणी आरोहण करने के लिए वो 7वें गुण स्थान में छठे सातवें में हो रहा है। तो फिर वो अलग से कैसे, अगर उसके पास नरक आयु तिर्यंच आयु की सत्ता होगी तो वो उपशमक श्रेणी आरोहण करने के लिए आगे ही नहीं आ सकता। हम्म, इसीलिए नहीं, उसमें 142 आरोहण की नहीं किया है। 144 भी बोल सकते हैं क्या? मतलब उन्होंने अनंतानुबंधी का विसंयोजना बाद में करे, मतलब नहीं, संयोग ऐसा नहीं होता। ऐसा ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, वो द्वितीय उपशम अवस्था में ही होगा। मतलब द्वितीय नहीं, उपशम में आ चुका होगा। हाँ, तो आरोहण करने वाला है, इसके लिए 142 रहेगी। 142 रहेगी। ओके। वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण स्टार्ट कर दिया है उसके बाद फिर वो विसंयोजना करे, क्योंकि उपशमक श्रेणी का आरोहण कर दिया है तो वो मतलब द्वितीय उपशम समयक्त्वी होगा या शायिक समयक्त्वी होगा। हाँ, और द्वितीय नहीं उपशम नहीं समयक्त्वी या नहीं शायिक समयक्त्वी में कंपलसरी A4 की सत्ता नहीं होगी, नहीं पहले ही नहीं, हटा मेरा दिया ये होगा। नहीं, आपने ये पूछा था ना, मतलब अभी श्रेणी आरोहण नहीं कर रहा, अभी वो मतलब तैयारी में श्रेणी है ना? आरोहण करने की तैयारी में है, श्रेणी आरोहण करा नहीं है पर करने की हाँ वो, तैयारी में है। हाँ तैयारी में है, तो अभी वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं की, वो ऐसे ऐसे भी अगर हो अगर एक सकता है। बार वो श्रेणी आरोहण करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड हो चुका है ना, मतलब यही समझना हाँ, कि उस जीव में A4 की सत्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब ओके। श्रेणी आरोहण करने वाला जीव जो श्रेणी आरोहण करना स्टार्ट हो चुका है तो वो द्वितीयोपशम या शायिक ही होगा। हाँ, स्टार्ट कर चुका वो तो पता है, मतलब अगर वो मतलब अगर वो जस्ट अभी, द्वितीयोपशम और शायिक होगा तो फिर वो विसंयोजक क्यों बोलेंगे, हाँ कि वो, विसंयोजक तो क्षयोपशमिक होता है। हाँ हाँ हाँ, वो वही ऐसा बोल ऐसा रही भी हूँ। हो सकता है ना, 146 की भी सत्ता हो सकती है वैसे। वो ही बोलना चाह रहे हैं, 146 का ही वो हाँ बोलना चाह रहे हैं प्रतिभा जी, हाँ, लेकिन 146 की कंडीशन नहीं हो सकती। अगर वो उपशम श्रेणी आरोहण करने स्टार्ट कर दिया है, उपशम श्रेणी आरोहण के लिए अगर वो छठे सातवें में जा रहा है, तो उपशम श्रेणी की योग्यता में ही कहा है कि वो द्वितीय उपशम या शायिक वाला हो, और प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब वो छठा सातवें में मतलब बार बार करता है। वो जो तो क्या यथा प्रवृत्तकरण होता है ना उपशम, विसंयोजना वो 6 या 7 में करेगा ना? छठे सातवें में विसंयोजना कर दी होगी, लेकिन उसके बाद नहीं, वो जब छठे सातवें में है, उपशम श्रेणी की उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, उपशम श्रेणी की प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले ही उसको सत्ता से खाली होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोल सकते कि वो उपशम श्रेणी का आरोहण करना इसमें स्टार्ट हो गया। चरम शरीर या चरम शरीर की अपेक्षा वैसा कुछ नहीं रहता ना। चरम शरीर उपशम श्रेणी का आरोहण ही नहीं करेगा। नहीं कर आचरण सकता। शरीर वाला आरोहण नहीं करता है। उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता चरम शरीरी जीव, कर्म ओके सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ओके ओके। अभी शपथ श्रेणी का देख लेते हैं। शपथ श्रेणी वाला जो जीव होगा, शपथ श्रेणी वाला अगर 8th गुण स्थान की बात करें तो 8th गुण स्थान में शपथ श्रेणी वाला क्या है? ओनली शायिक सम्यक्त्वी है, ओनली शायिक सम्यक्त्वी जीव है। अब उसके पास जैसे हमने यहाँ पे 142 की सत्ता बोली, A4 की सत्ता तो हमने कंपलसरी हटा दी है, मतलब टोटल 148 में से बात कर लेते हैं एक बार। 148 में से अगर वो शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो पहली बात तो वो शायिक सम्यक्त्वी जीव होगा, दूसरी बात वो अबद्धायु होगा, मतलब उसके आयुष्य सत्ता में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आयु होगी। ठीक है, तो राइट 3 आयु हटा देते हैं, ओनली मनुष्य आयु बचेगी। और अगर वो शायिक सम्यक्त्वी है तो उसके पास पूरी D7 की प्रकृति नहीं नहीं है। रहेगी। ठीक है, तो तो 138 की। कितनी बची? तो फिर ये हमने 10 माइनस कर दी है, तो कितनी बची? 138। 138 प्रकृतियां शपथ श्रेणीवर्ती 8th गुण स्थान, मतलब शपथ श्रेणी वाला 8th गुण स्थानवर्ती जीव के
138 की सत्ता योग्य प्रकृतियां हैं। अब उसमें नियमा और भजना क्या होगी? तो 138 में से अगर हम देखें तो अब जैसे 148 में से हमने जब बात करी थी कि 148 है, 148 के बाद वो 15 वगैरह की बात करी थी, उसमें हमने क्या देखा था? आयुष्य, 4 आयुष्य थी, 4 जैसे 15 की नहीं तो 16 की मैक्सिमम ले लेते हैं एक बार। 4 आयुष्य हटाई थी, फिर आहारक चतुष्क था, तीर्थंकर था, फिर अनंतानुबंधी चतुष्क था, ठीक है, थ्री और क्या था? 3 थ्री D3 थी। अब ये भजना में था, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि D3 की सत्ता कंपलसरी हटा दी गई है, हमने यहीं से ही हटा दी उसको। D3 की सत्ता भी हटा दी, अनंतानुबंधी चतुष्क की भी सत्ता हटा दी। उसके बाद यहाँ से 3 आयु भी हटा दी, और एक जो आयु। एक आयु थी मनुष्य आयु, उसको हमने नियमा में डाल दी। तो यहाँ पर सिर्फ कितनी बची? 5 प्रकृति। भजना में सिर्फ 5 प्रकृति बची, बाकी कोई भी प्रकृति भजना में नहीं बची। अब यहाँ पे क्या क्या होगा? तो 138 में से अगर 5 प्रकृति माइनस कर दे तो कितनी बची? 133 प्रकृति, वो पूरी की पूरी सत्ता में नियम होंगी ही होंगी, नियम, कोई भी जीव हो उसमें सत्ता में होगी, ठीक है। अब 9th गुणस्थान, 9th गुणस्थान में जब हम स्टार्टिंग की बात करें अगर, तो बहुसंख्य भाग व्यतीत होने, मतलब मध्यम आठ कषाय के क्षय से पूर्व तक की, सत्ता क्षय से पूर्व तक की जो अवस्था होती है, तब तक 138 पूरे सत्ता रहती है, 133 की नियमा, 5 की भजना। लेकिन उसके बाद जब मध्यम आठ कषाय का क्षय हो चुका होता है, तो मध्यम आठ कषाय के क्षय हो जाने के कारण से उसके पास सत्ता में 8 प्रकृतियां माइनस हो जाती हैं, मतलब सेकेंड स्टेज में। ये फर्स्ट स्टेज है बहुसंख्य भाग वाली, इसको ए बोला है। तो अब बी में क्या होगा? सेकेंड स्टेज में उसकी ये मध्यम आठ का क्षय हो चुका है, तो उसके पास 130 की सत्ता बची। नियमा कितने की होगी? तो नियमा, अभी जो प्रकृति थी वो हमारी नियमा वाली प्रकृति थी, जो 8 प्रकृतियों को हमने क्षय किया है वो नियमा वाली थी, हमको भजना में से नहीं हटाना है, अब इसमें से हटाते जाना है। तो इसमें से 8 प्रकृति हटाएंगे तो कितना बचा? 125। और यहाँ पे 5 एज इट इज भजना में जाएगी, मतलब ये तो 5 वाली क्या है वो कंपलसरी समझ आ गया कि अब 5 सिर्फ वो ही है। 2 टाइप के जीव होते हैं, जो 5 की प्रकृति की सत्ता वाले भी होते हैं, और अनंत जीव ऐसे हैं जो इन 5 की सत्ता के बिना भी मोक्ष गए हैं। ऐसी वो 5 प्रकृति की वो सत्ता हमने भजना में डाली है। तो अब जो भी माइनस करना है हमको नियमा में से माइनस करना है, तो ये हो गई 125 हो गई, और ये 130 हो गई। अब उसके बाद बात आती है मध्यम आठ के क्षय के बाद 16 प्रकृतियों की। तो 16 प्रकृतियों के जब क्षय हो जाता है तो इसमें से 16 माइनस कर दो, 130 में से 16 गई, कितनी बची? 114 109 114 बची ना। 114 130 में से 130 में से 16 प्रकृति हटाई है, 10 और 6 माइनस करने पे 114 बची। 114 है। अब यहाँ से वापस से वो 16 प्रकृति माइनस कर दो, 125 में से 10 गए, 115, और 6 और माइनस कर दो तो 109 बची। 5 एज इट इज रहेगी। फिर अब यहाँ पे क्या था, एक बार लिखते जाते हैं। स्टार्टिंग है यहाँ पे 8 कषाय के बाद की, मतलब मध्यम आठ कषाय क्षय हो चुका है, यहाँ पर 16 प्रकृति क्षय हो चुकी है। अब ये कंडीशन क्या आई? 16 के बाद किसका नंबर आता है? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद का नंबर आता है। नपुंसक वेद का क्षय हुआ, नपुंसक वेद का क्षय हुआ तो 113 बची, यहाँ पे 108 बची। अब जब स्त्री वेद का क्षय हुआ, स्त्री वेद के क्षय होने पे 112 हो गई, 107। फिर हास्य षटक का होता है क्षय, अगली कंडीशन है एफ वाली, हास्य षटक का क्षय हो गया, 6 प्रकृति हटा दो, 106 बची। यहाँ से 6 प्रकृति हटा दो, 101 बची, ठीक है। फिर उसके बाद पुरुष वेद का क्षय होता है, ये EFG, जी वाली अवस्था पुरुष वेद का क्षय के बाद की है, तो 105 प्रकृतियां बची, यहाँ पे 100 प्रकृतियां हो गई नियमा में, ठीक है। अब उसके बाद फिर संचलन क्रोध, फिर मान, फिर माया, तो ये हो गई 104 हो जाएगी, 103 हो जाएगी, 102 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? 99, 98, 97, यहाँ पे 5 ही रहेगी। ये हो गया 9th गुणस्थान कंप्लीट। 9th गुणस्थान में E, F, G, H, I और J,
मतलब 10 सिचुएशंस हमारे पास हैं। 10 सिचुएशंस कौन सी हैं? पहला तो फर्स्ट पॉइंट से मध्यम आठ कक्षाएं के क्षय से पूर्व तक का, जब 138 है 133 की नियमा, मध्यम आठ कक्षाएं का क्षय हो चुकने के बाद 130 बची, 16 प्रकृति के क्षय के बाद 114 बची, नपुंसक वेद के क्षय के बाद 113, स्त्री वेद के क्षय के बाद 112, हास्य षटक के क्षय के बाद 106, फिर पुरुष वेद के क्षय के बाद 105, संज्वलन क्रोध के क्षय के बाद 4, संज्वलन मान के क्षय के बाद 103, संज्वलन माया के क्षय के बाद 102 प्रकृति, और उसके बाद भी जो लास्ट अंतर मुहूर्त रहता है उसमें ये 102, 97 और 5 यही वाला कंटिन्यू रहता है 9th गुण स्थान के लास्ट अंतर मुहूर्त में, और यही कंटिन्यू रहता है 10th गुण स्थान के फर्स्ट समय से लेकर लास्ट समय तक भी। ठीक है, तो 102, 97 और 5 10th गुण स्थान में भी यही समझना। एक बार मिटा दूं या फिर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है? वैसे तो वो सब उसमें चल ही रहा है। स्क्रीनशॉट लेना मैडम, स्क्रीनशॉट। 148, 147, नियमा में कितनी थी? 126, यहाँ 22 प्रकृति थी, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे कितने ऐड करी थी? 135, नहीं 135 क्यों होगी? 139 होगी ना? कितनी है? 139 होनी चाहिए। 130। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर मैं ऊपर का बताती हूँ। अनुश्री जी, ये नीचे वाला 99, 97 वाला समझ में नहीं आया। हाँ, मैं एक बार समझा देती हूँ, थोड़ी कंजूसी कर दी मैंने बोर्ड की, ऊपर फिर से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये समझ आया है, 8 का क्षय है, मध्यम 8 का क्षय का क्षय हुआ तो 8 माइनस कर देंगे, 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ 16 माइनस कर देंगे, एक नपुंसक वेद का क्षय हुआ 113 बची, स्त्री वेद का क्षय हुआ 112 बची, एक एक माइनस, जितना का क्षय हो गया उतनी यहाँ पे माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जी की अवस्था आई थी वहां पे हमने पुरुष वेद को माइनस किया था, जब पुरुष वेद माइनस किया है 9th गुण स्थान का जी वाला भाग है, उस समय सत्तायोगी प्रकृतियां कितनी है? 104। ठीक है, 105 है ना जी में। पुरुष वेद के क्षय होने के बाद 105 प्रकृति है, 105 में 105 में 100 की तो नियमा है और 5 की भजना है। ठीक है, अब जब पुरुष वेद के बाद में किसका क्षय होता है? उसके बाद क्षय होता है संज्वलन क्रोध का। अगर संज्वलन क्रोध का क्षय हो गया तो जी एच वाली जो अवस्था है ये संज्वलन क्रोध है, उसमें एक प्रकृति और कम हो चुकी है। ठीक है, फिर संज्वलन मान का क्षय हुआ है, GHI 103 प्रकृतियां सत्ता में बची। अगर संज्वलन माया का क्षय हो चुका है तो 102 प्रकृतियां सत्ता में बची। ठीक है, अब बात करते हैं संज्वलन माया का क्षय। संज्वलन माया का क्षय कब होता है? ये पूरा अगर 9th गुण स्थान था तो संज्वलन, ये पुरुष वेद का क्षय हुआ, फिर संज्वलन क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का क्षय हुआ। संज्वलन माया के क्षय के बाद में भी एक अंतर्मुहूर्त काल शेष रह जाता है 9th गुण स्थान में, और उस अंतर्मुहूर्त काल तक भी, यहाँ से अगर बात करें तो ये पुरुष वेद का क्षय हुआ तो यहाँ पर 105 की सत्ता है, यहाँ पर 104 की सत्ता है, ये क्रोध है, ये मान है, ये माया, तो पुरुष वेद का क्षय हो गया, फिर ये क्रोध, फिर मान, फिर माया का क्षय हुआ, तो ये जो इसके बीच की, ये पुरुष वेद का क्षय हुआ, ये क्रोध का क्षय हुआ, मान का क्षय हुआ, माया का क्षय हुआ, और ये 9th गुण स्थान खत्म हुआ। तो यहाँ से जो भी चलता आ रहा था, पुरुष वेद के क्षय होने के बाद 105 की सत्ता है, फिर क्रोध के क्षय होने के बाद इस ड्यूरेशन में 104 की सत्ता है, मान के क्षय होने के बाद 103 की सत्ता है, माया का क्षय होने के बाद जो लास्ट का अंतर्मुहूर्त बचता है उसमें 102 की सत्ता होती है, और 10वां गुण स्थान स्टार्ट हो जाता है। 10वें गुण स्थान के एंडिंग समय तक भी 102 की ही सत्ता रहती है, और फिर यहाँ पे जाके संज्वलन
लोभ का क्षय होता है और जीव 12th गुण स्थान में पहुंचता है 101 की सत्ता के साथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया चार्ट, तो मैं मिटा दूं, फिर हम आगे देखते हैं। ये हुआ, ये अब यहाँ तो 9th गुण स्थान कंप्लीट हो गया है। 9th गुण स्थान के बाद जब जीव 10th गुण स्थान में जाता है, शपक श्रेणी का 10th गुण स्थान है, 102 की सत्ता के साथ में जाता है, 97 की नियमा, 5 की भजना, और ऐसा कि ऐसा पूरा 10th गुण स्थान में 102 की सत्ता वाला ही रहता है। और फिर उसके संतुलन लोभ का क्षय हो जाता है। संतुलन लोभ का क्षय हो जाने से जब वो 12वें गुण स्थान में आता है तो वो 101 की सत्ता वाला बन के आता है। 101 की सत्ता में 96 की तो नियमा होती है, 5 की भजना होती है। अब 12th गुण स्थान में कहाँ तक होगा, तो 12th गुण स्थान के मतलब स्टार्टिंग से लेकर किस समय तक होता है, वो होता है द्विचरम समय तक। क्यों? क्योंकि निद्रा द्विकर अनुदयमान प्रकृति होने से, स्थिबुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होने से लास्ट समय में उसकी सत्ता नहीं होती। इसीलिए 12th गुण स्थान में द्विचरम समय तक, द्विचरम आवली का नहीं है, ध्यान रखना, द्विचरम समय है, सिर्फ एक ही समय के लिए उसकी सत्ता वैसी बनती है। तो द्विचरम समय तक का जो काल होता है उसमें 101 की सत्ता होती है, 96 की नियमा, 5 की भजना, और जो 12th का चरम समय होता है, 12th के चरम समय में 100 की सत्ता होती है, जिसमें से 95 तो नियमा में होते हैं और 5 प्रकृति की भजना होती है। अब ये चरम समय मतलब सिर्फ एक समय की स्थिति वाला है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक समय की स्थिति, कंपलसरी एक ही समय की मतलब एक ही समय के लिए कितनी प्रकृतियों का सत्ता योग्य रहता है, जो भी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने बात अलग है। जाएगी ना, द्विचरम में निद्रा दिख जाएगी ना, निद्रा दिख गई है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 प्रकृति गई है तो यहाँ पे 99 हो जाएगी, और जब यहाँ 99 होगी तो यहाँ 94 हो जाएगी। कृपा करिए, ठीक है। तो 99, 94, 5, ये वाली जो सत्ता रहती है 99 प्रकृतियों की सत्ता, वो सिर्फ एक ही समय के लिए होती है। और उसके बाद जीव 13th गुण स्थान में चला जाता है। 13th गुण स्थान में वो स्टार्टिंग में 13th गुण स्थान के फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, क्योंकि उदय रुकता है लेकिन सत्ता नहीं रुकता प्रकृतियों का। सत्ता कब हटती है? 14th के द्विचरम समय। तो जो भी अनुदयमान प्रकृति है वो 14 के द्विचरम समय तक रहती है। इसीलिए 13th गुण स्थान के पूरे में ये अच्छा, अब यहाँ पे 13th गुण स्थान में आया तो घाती कर्म हट जाएंगे ना उसके। तो 13 गुण स्थान में आने पर क्या हटा? तो 5 ज्ञानावर्णी हट गए, 4 दर्शनावर्णी हट गए, 5 अंतराय हट गए। तो ये 14 हट जाने से कितनी बची? 85। ठीक है। अब वही की वही प्रकृति नियमा थी सत्ता में, तो 14 को हटा देने से कितनी बची? 80 नियमा, 5 की भजना। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है ना? हाँ। किसी के भी कुछ डाउट रहे तो आप लोग पूछ लेना हाथों हाथ। ठीक है, अब फिर है 14th। अब 14th गुण स्थान में द्विचरम समय तक पूरी 85 की एज इट इज सत्ता रहती है, 80 नियमा, 5 की भजना। और द्विचरम समय पर किसकी सत्ता से, मतलब किसकी सत्ता क्षय होती है? तो बताया है कि स्थिबुक संक्रमण से जो भी प्राप्त होती है क्षय को, वो है 72 प्रकृति। तो 72 प्रकृतियां 14 गुण स्थान के चरम समय की जब बात करेंगे तो 85 में से 72 प्रकृतियां माइनस कर देने से कितनी प्रकृति बची? 13 प्रकृति सत्ता योग्य बची। ठीक है, 13 प्रकृति सत्ता योग्य है। यहाँ पर भी 72 माइनस कर देंगे। अब उनमें से नियमा किसकी है, भजना किसकी है? तो यहाँ पे क्या है? 80 है। 80 में से अब हमको क्या देखना है कि ये 5 जो प्रकृतियां है ना, ये 5 प्रकृतियां क्या क्या थी? आहारक, चतुष्क था, तीर्थंकर, नाम, कर्म था। अब आहारक, चतुष्क जो 4 प्रकृति है वो हमने सत्ता से ही हटा दी चरम समय में। क्यों? क्योंकि उसका द्विचरम समय में सत्ता क्षय हो चुका है, द्विचरम समय में सत्ता विच्छेद हो चुका है। प्लीज म्यूट कीजिए ना।
ठीक है। अब आहारक चतुष्क जो है, आहारक चतुष्क का द्विचरम समय तक सत्ता रहती है, उसके बाद सत्ता क्षय हो जाने से चरम समय में हमने उसको सत्ता योग्य में ही नहीं माना। अगर सत्ता योग्य में ही नहीं है तो फिर वो भजना में कैसे होगी? तो भजना में सिर्फ एक ही प्रकृति रह जाती है, शेष 13 प्रकृतियां हैं। इन 13 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृति की नियमा होनी चाहिए? अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 12 प्रकृतियों की क्या होनी चाहिए? नियमा होनी चाहिए। लेकिन ये 14 गुण स्थान में एक समय पर किसी भी जीव के सातवेदनी और असातवेदनी दोनों साथ में उदय में हो या सत्ता में हो, ऐसा नहीं होता। एक प्रकृति को तो अनुदयमान होना ही पड़ता है और वो प्रकृति ऊपर स्त्रीबुक संक्रमण द्वारा क्षय को प्राप्त हो चुकी होती है। इस अपेक्षा से उस जीव में एक ही प्रकृति का उदय रहेगा। कौन सी? जो भी प्रकृति एक है उसका उदय रहेगा। तो मतलब टोटल 13 प्रकृतियों में से किसी भी जीव में मैक्सिमम, किसी भी जीव की बात करें तो मैक्सिमम एक समय पर 12 प्रकृतियों का ही उदय रह सकता है। और अगर वो जीव तीर्थंकर की सत्ता वाला है तो 12 होगा, अगर नहीं है तो उसके पास 11 का उदय रहेगा। ठीक है, ये उदय की बात हुई है। अगर तीर्थंकर की सत्ता है तो 12 का उदय होगा लास्ट समय में, तीर्थंकर की सत्ता नहीं है तो 11 का उदय होगा लास्ट समय में। अब उसी अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बाइफर्गेशन करना है। अगर उसके किसी भी एक प्रकृति, मान लो सातवेदनी जो भी है, उसके तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता है तो वो नियमा में चली जाए। मतलब नियमा तो क्या, उसके पास सत्ता है, बात इतनी है, और इसके पास तीर्थंकर की सत्ता नहीं है तो तीर्थंकर नामकर्म तो कंपलसरी भजना में चले ही गया है। पर उस जीव में ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि 12 में सातवेदनी की तो सत्ता है पर असातवेदनी की सत्ता ना हो, या फिर हो सकता है कि सातवेदनी की सत्ता नहीं है पर असातवेदनी की सत्ता, सातवेदनी दोनों ही प्रकृतियां भजना में जा रही हैं, सत्ता हो भी रही है, सत्ता नहीं भी हो रही। तो यहाँ पर दो, मतलब कुल सत्ता में क्या भजना में चली गई, इसीलिए कुल 3 प्रकृतियों की भजना होने से नियमा सिर्फ 10 प्रकृतियों की बची। मतलब 10 प्रकृतियां ऐसी हैं जो कंपलसरी हर जीव में पाई जाती हैं, मतलब सत्ता में होगी ही होगी। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें सातवेदनी की सत्ता है, कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें असातवेदनी की सत्ता है लास्ट समय में, और कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें तीर्थंकर की भी सत्ता है। तो इस अपेक्षा से 3 प्रकृति भजना में चली गई, 10 प्रकृति नियमा है। 10 प्रकृति कौन सी है एक बार ध्यान में दे लेते हैं। मनुष्य आयु, देखो ऐसे देख लेते हैं, सिर्फ घाती कर्मों, सिर्फ अघाती कर्मों की ही सत्ता होगी। अघाती कर्म में क्या आता है? ज्ञानावनी, दशावनी, वेदनी। वेदनी कर्म में सातवेदनी या असातवेदनी दोनों की नियमा नहीं है, दोनों को भजना में डाल दिया। उसके बाद फिर आयुष्य कर्म, नियमा होती है मनुष्य आयु की। नाम कर्म, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, उसके बाद पराघात, और ये पराघात अष्टक वगैरह सब कुछ पुद्गल विपाकिनी वगैरह होने से हटा दिया गया। उसमें होता है तीर्थंकर नाम कर्म, वो भजना में ले लिया। तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला जीव भी हो सकता है और बिना सत्ता वाला भी हो सकता है, तो तीर्थंकर नामकर्म को भजना में ले लिया। फिर त्रस दशक, स्थावर दशक। स्थावर दशक का तो सत्ता में रहेगा ही नहीं क्योंकि उदयमान होती ही नहीं है, और त्रस दशक में से पुद्गल विपाकिनी को हटा दिया गया है, और जो भी योग वाली प्रकृति थी उनको हटा दिया गया, जो स्वर वगैरह था। बचा क्या? त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, यश, कीर्ति। ये 6 प्रकृति त्रस दशक की बची हैं, और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र। ये उदय में लास्ट समय तक होती है, इसीलिए इनकी सत्ता भी लास्ट समय तक होती है, नियमा होती है। और इन दोनों में से एक की सत्ता तो नियमा होगी ही होगी, लेकिन इसमें हर जीव में नियमा नहीं है। ठीक है, मिनिमम अगर बात करें, मिनिमम कितनी प्रकृतियों की सत्ता होगी ही होगी, तो 11 प्रकृतियां तो सत्ता रहेगी। उन 11 प्रकृतियों में से सातवेदनी असातवेदनी कुछ भी हो सकती है एक प्रकृति, इसीलिए 10 प्रकृति की नियमा है, और 7 असात में से जो भी एक रहेगी लास्ट समय तक वो कंपलसरी है। और हो सकता है कि कोई जीव तीर्थंकर की सत्ता वाला भी हो तो उसमें 12 प्रकृति की कंपलसरी सत्ता में रहता ही है। और प्रकृतियों की अपेक्षा बात करें तो सातवेदनी असातवेदनी दोनों ही रहेंगी। इस अपेक्षा से सत्ता योग्य प्रकृतियां
13 हैं इस गुणस्थान में। क्लियर हो गया? ध्रुव सत्ता का नेक्स्ट क्लास में लेने के भाव है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट मैडम, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट। अभी किसी के कोई डाउट है क्या? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन पेपर कब तक आएंगे? जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन पेपर पूछती हूँ मैं जय से एक बार। जिनेन्द्र।